ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म इतना बड़ा धर्म बनकर जो है पूरे विश्व में या एशिया के क्षेत्र में आप जो है आप कह सकते हैं जो इतना ज़्यादा है। सही है, उत्तर वैदिक सभ्यता में कंडीशन कुछ बार बार बता रहे हैं जो ख़राब थी, जैसे कि जो आप देख सकते हैं ब्राह्मण सर्वोपरि बन गया था और उसी को दबाने के लिए वासक संप्रदाय का उदय हुआ था। उसी वासक संप्रदाय में जो है दो संप्रदाय इंपॉर्टेंट रहे, जो आप बौद्ध को और जैन को पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो अगर हम बात करें बौद्ध जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी ही हुए, जो कि कैमे तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए। इनका अगर हम बात करें चिन्ह को लेकर के तो इनका क्या चिन्ह रहा था? सिंह। सही है, सिंह रहा था। सही है, सिंह हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर तो कौन बने थे? सही है, पार्श्वनाथ बने थे। सही है, पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह की बात करेंगे तो सर्प। सही है, सांप हो जाएंगे। और प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो सही है, ऋषभदेव हो जाएंगे। और इनका चिन्ह की बात करेंगे तो सांड। सही है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे तीर्थंकर को लेकर के अजितनाथ, और अजितनाथ का चिन्ह क्या हुआ था? हाथी हुआ था। और तीसरे तीर्थंकर की बात करेंगे तो संभवनाथ, तीसरे संभवनाथ। और इनका चिन्ह जो रहा था वो घोड़ा रहा था। तो याद रखिएगा, पहला की बात करेंगे तो ऋषभदेव हो जाएंगे, दूसरे की बात करेंगे तो अजितनाथ हो जाएंगे, और तीसरे की बात करेंगे तो संभवनाथ हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे सातवें, तो सातवें कौन हुए थे? संपावर्ष ना, संपावर्ष हो जाएंगे, जो कि साथ में रहे थे। इसके बाद अगर बात करते हैं जैसे कि 16वां तीर्थंकर कौन रहे? शांति। और शांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या रहा? हिरण। सही है, वैसे भी आप थोड़ा सा सोचिएगा तो हिरण पे चल जाइएगा, शांति हिरण। हाँ, तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें 18वें तीर्थंकर को लेकर के तो कौन थे? अरनाथ थे। और इनका चिन्ह की बात करें तो मीन था। इसके बाद नामी की बात करेंगे तो इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। सही है, नीलकमल हो जाएंगे। अरिष्टनेमी की बात करेंगे तो शंख। सही है, अरिष्टनेमी की बात करेंगे तो इनका प्रतीक चिन्ह 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो बना था वो शंख बना था। सही है। इसके बाद पार्श्वनाथ तो हो ही गए, जो कि 23वें थे और इनका चिन्ह की बात करेंगे तो सर्प। सही है, क्या? मीन मछली। इसके बाद बताना है। और एक जो है कहा जाता है जैन धर्म में एक महिला तीर्थंकर भी थी, लेकिन उसमें मतभेद है। मतभेद इस प्रकार से है, जो एक श्वेतांबर और दिगंबर को आप देखे थे तो श्वेतांबर जो है वो महिला कहते हैं, लेकिन दिगंबर जो है उन्हें पुरुष मानते हैं। तो 19वें तीर्थंकर जो थे जिसका नाम था क्या? मल्लीनाथ था। और वो मल्लीनाथ का जो चिन्ह, जो पद चिन्ह जो था, या आप कहें चिन्ह जो था, वो कलश था। उनका जो चिन्ह था वो क्या था? कलश था। लेकिन इस बात में मतभेद है, जो उन्हें श्वेतांबर जो है वो महिला मानते हैं, लेकिन दिगंबर जो है उन्हें पुरुष मानते हैं। तो याद रखना है, जब भी आपको 19वां तीर्थंकर पूछा जाए तो मल्लीनाथ हो जाएंगे, जिनका चिन्ह की बात करें तो कलश हो जाएंगे। क्या? इसके बाद बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था? सही है, 540 BC में हुआ था। 540 BC में। और कहाँ में हुआ था? वैशाली में। सही है, कुंडग्राम वैशाली में ही हुआ था। कुंडग्राम ग्राम था, इसके बाद वैशाली में हुआ था, जो कि वैशाली आप जानते होंगे महाजनपद था। तो उसी में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बताइएगा, इनके पिता की बात करते हैं तो इनका पिता का नाम क्या था? सही है, सिद्धार्थ था। सही है, सिद्धार्थ थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला। सही है, त्रिशला। त्रिशला जो है किसकी बहन थी? सही है, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन हो जाएंगे। सही है, चेटक की बहन हो जाएंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ध्यान रखिएगा, जैसे गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है, तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम 3 अक्षर का नाम है तो यशोधरा 4 अक्षर का नाम है। महावीर 4 अक्षर का नाम है तो यशोदा 3 अक्षर का नाम है। तो आप उल्टा करके जो है याद करिएगा तो याद रहेगा। तो अगर हम बात करें, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, इनकी एक पुत्री हुई थी जिनका क्या नाम था? सही है, अनुज्जा प्रियदर्शनी। अनुज्जा प्रियदर्शनी हो जाएंगे। सही है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? सही है, वर्धमान हो जाएंगे। सही है, वर्धमान। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, गृह त्याग कब किए थे, किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। सही है, 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। और कितना वर्ष तक तपस्या किए? 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके बाद बताना है, किस नदी के तट पे हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पे। याद रखना है, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो निरंजना नदी या फल्गु नदी, अभी जो वर्तमान में फल्गु नदी है वही निरंजना नदी भी था। तो निरंजना नदी कहें या फल्गु नदी, तो उनके जो है तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके बाद बताना है, किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष। सही है, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के। सही है। और पीपल का वृक्ष अभी बौद्ध का जो है कितनी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। 5वीं पीढ़ी का क्या आशय है? इसे क्या मतलब 5वीं पीढ़ी है? देखिए, हुआ क्या था, आप जानते होंगे, बौद्धि वृक्ष को जो है शशांक के द्वारा पहली बार कटवा दिया गया था।
लेकिन उसके बाद भी अशोक जैसे लोग थे और कई सारे इसमें लोग हुए जो उस वृक्ष को वहाँ पर से हटा करके जो है फिर श्रीलंका ले जाया गया, फिर श्रीलंका से जो है पुनः यहाँ लाया गया और इसी क्रम में जो है अब तक जो है 5 बार इस वृक्ष को जो है फेरबदल कर दिया गया। तो ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जो फेरबदल करने के बाद ये 5वां वृक्ष है जो लगाया गया। तो यही 5वीं पीढ़ी कहलाता है। तो अशोक के द्वारा श्रीलंका में उसी टहनी को जो है जैसे एक बार कटवा दिया तो नीचे से जो टहनी था उसको ला करके श्रीलंका में जा करके रोप दिए। इसके बाद भी वहाँ से रोपने के बाद कई सारे और जो है स्वदेश में रोपने का काम किए, तो उस प्रकार से फिर यहाँ पुनः आया। तो इस प्रकार से ये 5वां पीढ़ी का जो है आपका बोधि वृक्ष वर्तमान में है और सासांग के द्वारा इसे कटवाया गया था। जो कि सासांग की बात करते हैं तो बंगाल का जो शासक था, हाँ बंगाल का शासक सासांग था। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में बताना है जीन का मतलब क्या होता है? विजेता ना। जीन का मतलब विजेता हो जाएंगे। अहर्त का मतलब पूज्य, अहर्त का मतलब पूज्य होता है। और निग्रंथ का मतलब बंधनहीन ना, यानी किसी भी बंधन में आप नहीं बंधे। इसके बाद बताना है आपको महावीर स्वामी जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सा भाषा था? सही है, प्राकृत भाषा। सही है। और इसी को अर्धमगधी भाषा के नाम से भी हम जानते हैं जो कि सरल भाषा ही होता है। इसके बाद बताइएगा महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा गया? सही है, निग्रंथ कहा गया। सही है, निग्रंथ हो जाएंगे। ये बताना है आपको क्या चीज़? हाँ अच्छा, वो भी हाँ उसमें भी दिया होगा। हाँ दोनों अलग अलग दिया। वो NCERT वो वाला दिया होगा जो महेश बनवाल का जो NCERT है उसमें दिया गया होगा, और वो NCERT होगा जो आपको MCQ वाला होगा उसमें दिया गया, हम भी पढ़े हुए। हाँ तो हाँ उसमें दिया गया। इसके बाद बताइएगा जैन धर्म में आत्मा की मान्यताएं थी या नहीं थी? सही है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यताएं थी। सही है। ईश्वर की मान्यताएं इसमें नहीं है, याद रखना ईश्वर की मान्यताएं नहीं है। इसके बाद बताइएगा महावीर के प्रथम अगर हम बात करते हैं अनुयायी तो मूलतः कौन थे? सही है, उनके दामाद ही बने थे जो कि जमाली नाम था उनका, जमाल या जामिल जो है थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दंडीवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। सही है, चंपा हो जाएंगे। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है कितने गंधर्व में विभाजित किया? सही है, 11 गंधर्वों जैसे विभाजित किए थे। इसके बाद बताइएगा महावीर स्वामी के विष्णु संघ के प्रधान कौन थे? चंदना। सही है, चंदना। सही है, भिक्षुणी बोल रहे हैं, भिक्षुणी बोल रहे हैं। हाँ महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के जो है प्रधान चंदना थे। सही है, चंदना हो जाएंगे। इसके बाद बताना है प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? सही है, 300 BC में हुआ था। और कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में? स्थूलभद्र के शासनकाल में हुआ था। सही है, स्थूलभद्र के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद बताना है दूसरे जैन संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में? सही है, 512 BC में किया गया। ईस्वी, सॉरी 512 ईस्वी याद रखना है, या 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं। तो 512 ईस्वी में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? क्षमा सरवन के। हाँ दूसरी जैन संगीति जो हुआ था उसकी अध्यक्षता क्षमा सरवन के द्वारा 512 ईस्वी में किया गया। और प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो 300 BC के अराउंड में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र के द्वारा ही किया गया था। सही है। जो मगध पे अकाल पड़ा था कब पड़ा था, किस समय में? 300 BC के राउंड में ही पड़ा था। और यही 300 BC के राउंड में जो है आप देखे होंगे जो यहाँ के कुछ शिष्य यानी जो जैन धर्म के कुछ शिष्य थे वो कर्नाटक की तरफ चल दिए थे ना। इसमें से कुछ शिष्य जो है कर्नाटक की तरफ जो है चल दिए थे। जो आप वहाँ से आने के बाद यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, सन्यासी थे, उनके उस सन्यासी में और इस सन्यासी में दोनों में आपस में मतभेद हो गया। तो मतभेद होने के कारण ही श्वेतांबर और दिगंबर कहलाया। जो कर्नाटक चल गए थे उनके जो सन्यासी थे वो दिगंबर कहलाए, और जो पाटलिपुत्र में ही रुके हुए थे वो श्वेतांबर कहलाए। तो दिगंबर वो कहलाएं जो नग्न धारण करने वाले व्यक्ति, और श्वेतांबर वो कहलाएं जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति कहलाएं। अभी भी आप देख सकते हैं दिगंबर में जैसे मेला उला लगता है, उसमें कौन सा मेला कहते हैं? कुंभ मेला में। हाँ तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद बताना है आपको तो ये सब का जो जैन धर्म का वो सब अभी भी है। इसके बाद बताइएगा हाँ नागा उप कह सकते हैं। इसके बाद बताइएगा जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम जो है क्या क्या है? स्यादवाद और अनेकतावाद। सही है, अनेकांतवाद। सही है, अनेकांतवाद है और स्यादवाद है। इसके बाद बताइएगा जो कि जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, ये जो मौलिक सिद्धांत है आपका स्यादवाद और अनेकांतवाद। सही है। इसके बाद बताइएगा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार जो है किस दर्शन से ग्रहण किया? सही है, सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किए थे। सही है, सांख्य दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मथुरा कला का संबंध किस धर्म से? सही है, जैन धर्म से ही है। सही है। हालांकि बौद्ध धर्म में भी इसका जो है कुछ चर्चाएं की गई है मथुरा कला के बारे में। तो मुख्यतः जो है वो आपका जैन धर्म से है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी जो है इसका चित्रण किया गया कुछ मात्रा में।
जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? सही, भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र में है। इसके बाद बताइएगा इनकी अगर हम निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था? सही है, पावापुरी में ही हुआ था। मल्ल राजा सिद्धिपाल के राजप्रसाद में ही हो गया था इनको निर्वाण की प्राप्ति। सही है। इसके बाद बताइएगा बैक भी था ना, ज्योग्राफी पूछ लेते हैं। चलिएगा बताइएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। सही है। अधील दर्रा बताना है किस राज्य में? या हाँ, यूटी की बात करेंगे तो लद्दाख में। सही है। अधील दर्रा याद करिएगा, पुराना लुसेंट में आपको नहीं दिया गया होगा। अधील दर्रा याद रखना है आपको, लद्दाख में। कहाँ है? तो लद्दाख में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा दीफू दर्रा की बात करेंगे तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। काराकोरम दर्रा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। सही है, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। जीवित जड़ पुल जो है किस राज्य में पाया जाता है? सही है, मेघालय में ही पाया जाता है। इसके बाद बताइएगा उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य से लगती है? 8 राज्य से लगती है। याद करना है कौन कौन से, पूछ देगा इनमें से कौन से राज्य से नहीं लगती है, तो 8 को आप याद ही रखिए, याद रखिए। एक तो आप हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो टोटल राज्यों की अगर हम बात करें तो 8 राज्य से जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। क्या चीज़? यूटी दिल्ली की बात करेंगे, राज्य हम बोल रहे हैं तो राज्य 8 है, और यूटी की बात करेंगे तो एनसीआर जो दिल्ली का क्षेत्र है वो आपको लगता है। इसके बाद बताइएगा क्या चीज़? हाँ, सबसे ज़्यादा एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद बताइएगा गॉडविन ऑस्टिन की बात करेंगे तो किस हिमालय क्षेत्र के अंदर आता है? गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय ना, ट्रांस हिमालय। सही है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बताना है बृहत हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हिमालय? सही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ना। इसके बाद पीर पंजाब, तो ये 4 आते हैं। इसके बाद बताइएगा बताना थालघाट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? सही है, मुंबई से नासिक के मध्य जोड़ता है। भोरघाट की बात करेंगे तो मुंबई से पुणे के मध्य, और पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन। सही है, कोयम्बटूर से कोचीन हो जाएंगे। और सेनकोट्टा की बात करें तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै, तिरुवनंतपुरम से मदुरै हो जाएंगे, जो कि सेनकोट्टा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की अगर हम बात करेंगे भारत में टोटल कितना किलोमीटर सिंधु नदी बहती है? सही है, 1114 किलोमीटर बहती है। इसके बाद बताना है आपको सियोक हो गया, जास्कर हो गया, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये बताना है ये सिंधु की सहायक नदी पूर्वी भाग में है या दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? तो सही है, पूर्वी भाग आप कह सकते हैं या उत्तरी आप कह सकते हैं, उस टर्म में आप उत्तरी कह दें। सही है, यानी उत्तर में जो है सिंधु नदी के उत्तर में जो है ये सब नदी बहती है, और उसकी सहायक नदियाँ हैं ये सब। हाँ, दाएँ तट आप कह सकते हैं। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे जैसे कि आपका रावी हो गया, इसके बाद झेलम हो गया, सतलज हो गया, ये सब दक्षिणी तरफ या बाएं तट पे ना, सिंधु के बाएं तट कह सकते हैं। इसके बाद बताइएगा झेलम जो है किसकी सहायक नदी है? सही बोल रहे हैं, चिनाब का। सही है, चिनाब का ही हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से। बेरीनाग जम्मू कश्मीर में, तो ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से ही निकलती है झेलम। सही है। इसके बाद देगा अगर हम बात करें कोसी, तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है। सही है, गोसाईनाथ की पहाड़ी से ही निकलती है। इसके बाद बताइएगा जैसे लीखू हो गया, इंद्रावती हो गया, इसके बाद भी आपका जो है तांबा कोसी हो गया, तो ये सब आपका कोसी का ही सहायक नदी हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ कितना है? 2900 किलोमीटर। सही है, 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। और इसके बाद सिंधु की बात करेंगे तो टोटल 2880। ये क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस नदी का सबसे ज़्यादा लंबा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र जैसे दिया हुआ था, हालांकि बाहरी नदी नहीं दिया हुआ था, जैसे नील वगैरह ये सब नहीं दिया हुआ था, भारत के आसपास की ही नदियाँ दिया हुआ था या भारत में प्रवेश करने वाली ही नदियाँ दिया हुआ था। तो सिंधु जो है आपका 2900 किलोमीटर है, सॉरी ब्रह्मपुत्र जो है 2900 किलोमीटर है, और सिंधु की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी जो है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये कितना किलोमीटर बहती है? 1465 किलोमीटर।
कितने भारतीय राज्य से होकर के गोदावरी नदी बहती है? 7 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? ये सब गान के उंगली पर गान करके रखिए याद। एक तो आपका महाराष्ट्र हो ही जाएगा, इसके बाद भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और एक महाराष्ट्र छूट गया तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो टोटल 7 ही हैं, टोटल 7 ही हैं। तो टोटल 7 राज्य से एक बार और देख लेंगे। एक तो महाराष्ट्र सबसे पहले ले लेते हैं क्योंकि वहीं से निकलती है, महाराष्ट्र से ही निकलती है। तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इसके बाद तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो टोटल 7 राज्य से होकर के गोदावरी नदी जो है बहती है। और कहाँ मिलती है ये, कहाँ में? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। सही है। धौली एवं विष्णु गंगा के संगम को जो है कौन से प्रयाग के नाम से जानते हैं? सही है, विष्णु प्रयाग। देखिएगा नाम से ही आपका हो जाता है। तो विष्णु लगा हुआ था, विष्णु से आप याद कर सकते हैं, विष्णु प्रयाग हो जाएंगे। एक अलकनंदा और पिंडार के संगम, कर्ण प्रयाग। सही है, कर्ण प्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, देव प्रयाग। सही है, देव प्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा में एक फेमस मछली है जिसका क्या नाम है वो? सही है, महासीर। हाँ, महासीर मछली है, महासीर नाम है उसका, जो कि फेमस मछली है वहाँ का। इसके बाद बताइएगा भारत के सबसे लंबी जो है तटीय झील कौन सा? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा का है। सही है। इसके बाद सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा? सांभर झील है। सही है। सबसे लंबी झील बेम्बेनाड झील ना, बेम्बेनाड झील सबसे लंबी झील पूछे तो बेम्बेनाड झील। सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। पूछा भी गया सांभर झील कहाँ, किस राज्य में है? तो राजस्थान में हो जाएंगे। सही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो भारत का बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। सही है। इसके बाद रहेगा, और जम्मू कश्मीर में खारा पानी का भी झील है ना, जो कि 2 झील इंपॉर्टेंट था लद्दाख के साइड में। हाँ, एक तो पेंगोंग सो था और एक और था सर, एक तो पेंगोंग सो होगा और एक लद्दाख में ही बोल रहे हैं, तो एक और था वहाँ का। हाँ, सोकर लेक, हाँ तिमोरी करके कुछ नाम है। तो याद रखिएगा 2 वहाँ का जो है फेमस खारे पानी की झील है। याद नहीं आ रहा है शायद? हाँ, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखूर झील जो है बताना है कहाँ है? बेगूसराय में है, जो कि कांवर झील है। याद रखना है, गोखूर झील जो है, जो कि एशिया के सबसे लंबी मीठे पानी का गोखूर झील जो है वो आपका कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में ही स्थित है। इसके बाद रहेगा, और ये जो है किस कारण ऐसा बना है गोखूर झील? कैसे? सही है, गंडक, बूढ़ी गंडक के जो है घुमावदार होने के कारण ही बना है। बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण ही गोखूर झील का निर्माण हुआ है। इसके बाद रहेगा कुचिकल जलप्रपात की बात करेंगे तो ये बताना है जो कहाँ किस नदी पे है? तो बराही नदी पे है, और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूध सागर की बात करेंगे तो मांडवी नदी। सही है, मांडवी नदी, जो कि गोवा की फेमस नदी है। इसके बाद बताइएगा जोग या गोरसप्पा की बात करें तो किस नदी पे? सही है, श्रावती नदी हो जाएंगे। शिव समुद्रम की बात करेंगे तो कावेरी नदी हो जाएंगे। सही है, पायकारा, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र जो कि तमिलनाडु हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा चुलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। पुनासा जलप्रपात, सही है, पुनासा चंबल पे ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बिहार जो है किस नदी के किनारे? टोंस नदी। सही है, बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी के पे ही है, और किस राज्य में? राजस्थान हो जाएंगे। सही है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 100 मीटर, 100 मीटर याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे तो किस नदी पर है? इंद्रावती नदी, और कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में है। सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा क्या चीज़? सोमोरिरी है, जो कि आपका जो है खारे पानी की झील है, जो कि लद्दाख में ही है। हाँ, याद रखना है, सोमोरिरी झील जो है आपके खारे पानी की झील है, जो कि लद्दाख में है। और बुलर झील की बात करेंगे तो मीठे पानी की झील है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है ना? हाँ, तो ये भी खारे पानी की झील है। लोकटक तो मणिपुर में जो मीठे पानी का, हाँ मीठे पानी का झील है। तो लद्दाख वाला अच्छा पूछा था है। नहीं, ऐसा नहीं है।
कोई बात नहीं, वीडियो क्या तो कोई बात नहीं है। हाँ। इसके बाद देगा मालाताल झील की बात करेंगे तो किस राज्य में? उत्तराखंड हो जाएंगे, सही है। इसके बाद खुरपताल झील की बात करेंगे तो ये भी उत्तराखंड में। खुरपताल झील की बात करेंगे तो ये भी आपका उत्तराखंड में। हाँ, ज़्यादा ताल वाला एक दो जो है, जैसे सूरज ताल है और एक चंद्र ताल है, तो ये हरियाणा में, याद रखना। हिमाचल प्रदेश सूरज ताल हो गया और एक आपका चंद्र ताल हो गया। ये दोनों ताल जो है ये अलग है, बाकी का ज़्यादातर ताल जो है वो आपका उत्तराखंड में। हाँ, तो सूरज ताल हो गया और एक चंद्र ताल हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में, और पुलिकर झील की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में। 80% भाग आंध्र प्रदेश का और 20% भाग ही मात्र आपके पास तमिलनाडु का। हो गया, छोड़ दें, रहने देते हैं आज, ठीक है।